देखिए, सबसे पहले आपको मेंडल के बारे में पता होना चाहिए कि मेंडल कौन थे और इन्होंने किस पे प्रयोग किया। ये तो सभी को ही पता है, मेंडल ऑस्ट्रिया के निवासी थे और उन्होंने अपने प्रयोग उद्यान मटर, जिसका वैज्ञानिक नाम है पाइसियम सेटिवियम, उस पर अपने प्रयोग किए थे। अब क्वेश्चन ये होता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर को ही चुनाव क्यों किया। तो इसके दो तीन कारण है, ये आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, मैं भी बता दूं कि मटर एक वर्षीय पौधा होता है, यानी कि एक वर्ष में उसके फसल तैयार हो जाती है और प्रयोग आसानी से किया जा सकते हैं। नंबर दो, उसको उद्यान में उगाया जा सकता है, ठीक है ना। और मेंडल ने जब इस मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे तो उसमें 7 जोड़ी गुणसूत्र के लक्षण थे। वे 7 जोड़ी मेंडल के चयन मटर के पौधों का क्या थे, वे 7 जोड़ी, उनको देख लीजिए। सबसे पहले तने की ऊंचाई, लंबा तना या बोना तना, एक लक्षण तो ये था मटर के पौधे का। दूसरा, फूल का रंग, मटर के पौधे का जो फूल का रंग था वो बैंगनी और सफेद कलर के थे। तीसरा, फूल की स्थिति, अक्षीय और अंत्य, यानी कि अक्षीय और टर्मिनल। ये अक्षीय स्थिति क्या होती है, टर्मिनल में समझा देता हूं। अगर पौधे पे जो फूल लगा हुआ है, जैसे ये यहाँ फूल लग गया और फिर इधर से जाके इधर लग गया, तो ये देखो एक ही टहनी पे से एक जगह फूल इधर निकल गया और एक इधर निकल गया, तो इसे कहा टर्मिनल। कौन सी स्थिति कही, ये टर्मिनल स्थिति, समझ में आ गया। और अक्षीय स्थिति ये होती है, फूल यहां लग गया और आगे जाके इधर से निकल के ये फूल, देखो टर्मिनल, एक जगह से ही दूसरा फूल नहीं निकला, तो ऐसे इसको कहते हैं कौन सी स्थिति, अक्षीय। और ये जो एक ही जगह से दोनों जगह निकल के फूल लगते हैं, इसे कहते हैं टर्मिनल। तो ये भी हो गया। अब फली का आकार, जो इसका चौथा गुण था पौधों का, मटर का, या तो फूली हुई फली या सिकुड़ी फली, ठीक है ना। और फली का रंग कैसा था, हरा या पीला। और बीज का आकार कैसा था, गोल या झुर्रीदार। बीज का रंग कैसा है, पीला या हरा। तो ये 7 लक्षण थे जो कि मटर के पौधों पे उपस्थित थे। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मटर के 7 लक्षणों को बताइए कौन कौन से थे, तो ये रहे, ठीक है ना। इसके बाद ने अपने प्रयोग किए, वे 2 प्रयोग थे मेंडल के, एक संकरण क्रॉस और द्विसंकरण क्रॉस। ये मेंडल के प्रयोग थे। एक संकलन क्रॉस में मेंडल ने जो, जब मटर के पौधों को एक लक्षण को लेकर क्रॉस किया जाता है उसे एक संकरण क्रॉस कहते हैं। इस पे मेंडल ने 2 नियम दिए, प्रभाविता का नियम और युग्मकों की शुद्धता का नियम, या इसका दूसरा नाम है पृथक्करण का नियम। और द्विसंकरण क्रॉस पे, यानी कि जब पौधों के बीच 2 लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया जाता है तो उसे द्विसंकरण क्रॉस कहते हैं। और उस पे जो मेंडल ने नियम दिया था, स्वतंत्र अपवहन का नियम। ये मेंडल ने ये नियम दिए, 3 नियम। इन तीनों में से किसी को भी पूछा जा सकता है, प्रभाविता, युग्मकों की शुद्धता का या स्वतंत्रता, या पूरा मेंडल के बारे में आए तो ये डायग्राम बना देना आप। अब सबसे पहले प्रभाविता का नियम क्या है ये समझ। जब पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में वही पौधे उत्पन्न होते हैं जो प्रभावी होता है, यानी कि वही लक्षण आता है जो प्रभावी होता है। अब वे जो 7 लक्षण मैंने आपको बताए थे, उनमें से जो भी प्रभावी है वो पहली पीढ़ी में प्रकट होता है, समझ में आ गया। जैसे कि देखिए, ये लंबा पौधा है, अगर लंबे पौधों का संकरण छोटे पौधों से कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में चारों के जो भी पौधे उत्पन्न होते हैं वे सारे लंबे थे। वे सारे कैसे पौधे उत्पन्न होते हैं, लंबे। आइए मैं इसको समझा दूं एक बार आप। ये लंबा पौधा है टीटी, लंबा, और एक बोना पौधा, यो जो है छोटा टी। इनके बीच जब संकरण कराया जाता है तो आपको यही डायग्राम बनाना है, जैसे मैं बना रहा हूं इस तरीके से यही डायग्राम बना देना है। यहां लिखिए टी और यहां इधर ये छोटा टी। तो जब टी का संकरण हुआ, टी और टी, यानी कि इसकी क्रिया इससे, फिर इससे, तो ये जो टी है बड़ा लंबा, छोटे पे प्रभावी है। तो F1 पीढ़ी में चारों के सभी के पौधे लंबे थे, लेकिन ये संकर पौधे लंबे थे, तो ये हुआ प्रभाविता का नियम। इसके बाद पृथक्करण का नियम देखिए, जब बड़े पौधे और छोटे पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सारे के सारे पौधे लंबे थे,
F1 पीढ़ी में सारे के सारे पौधे कैसे थे, लंबे थे। तो यानी कि इनका जो जीनोटाइप था वो था टीटी और टीटी। और फिर दूसरी पीढ़ी में जब इनके बीच ये जो प्रथम पीढ़ी में संकर पौधे उत्पन्न हुए, उनके बीच अगर स्वयं परागण कराया जाए तो द्वितीयक पीढ़ी में देखिए क्या होता है। द्वितीयक पीढ़ी में जो प्रथम पीढ़ी में पौधे उत्पन्न हुए थे, ये टीटी टीटी, ये इनके बीच जब स्वयं परागण कराया जाता है तो देखिए टीटी इसका इससे छोटा टी, इसका इससे बड़ा टी और बड़ा टी छोटा टी। तो देखने में तो आपको तीन पौधे लंबे दिखाई देंगे, ये यानी कि फिनोटाइप जो होता है इसका, जो देखने में दिखाई दे रहे हैं आपको 3:1। और एक पौधा आपको छोटा दिखाई दे रहा है ये वाला, तो ये 3:1। अगर जीनोटाइप आपसे पूछे, जीनोटाइप दो तो बिल्कुल संकर लंबे हैं, दो, एक तो बिल्कुल शुद्ध लंबा, अनुपात 2 अशुद्ध लंबे और एक शुद्ध छोटा, तो जीनोटाइप आएगा ये। तो ये हो गया पृथक्करण का नियम। आइए अब चलते हैं द्विसंकरण क्रॉस पे। ये तो था एक संकरण क्रॉस। द्विसंकरण क्रॉस में क्या होता है, द्विसंकरण क्रॉस जब दो पौधों के दो लक्षणों को लेकर एक साथ क्रॉस कराया जाता है उसे द्विसंकरण क्रॉस कहते हैं। और ये कब होता है, ये आर 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 इनके बीच में, यानी कि ये क्या है, ये है आर आर वाई वाई। मैं दोबारा से बना देता हूं उसको। दो लक्षण को लेकर मेंडल ने जब प्रयोग किया तो उसे कहा द्विसंकरण क्रॉस। अब द्विसंकरण क्रॉस में मेंडल ने आर आर गोल और पीले वाई वाई पीले बीज लिए और इनका संकरण कराया हरे झुर्रीदार पौधों से, हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधों से। देखिए इसमें लिया आर आर वाई वाई, तो दो लक्षण को लेकर मेंडल ने क्रॉस कराया, जब ये तो इसे कहा द्विसंकरण क्रॉस। तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे ये आर, यहां से आर, एक गुणसूत्र यहां से, एक यहां से, बड़ा वाई और एक यहां से छोटा वाई। तो पहली पीढ़ी में सारे के सारे गोल पीले बीज वाले पौधे उत्पन्न हुए, गोल पीले बीज, क्योंकि आर ने इस छोटे वाले लक्षण को दबाया प्रभाविता के नियम के अकॉर्डिंग, तो और दूसरा वाई ने इसको दबाया, तो ये हो गया गोल, ये हो गया पीले। तो पहली पीढ़ी में गोल पीले बीज उत्पन्न हुए। लेकिन जब द्वितीय पीढ़ी में आपको देखिए कैसे करना है, इस डायग्राम को ध्यान से बनाना है आपको। सबसे पहले ऐसे चक्र को बनाइए और इसमें 4, 1 2 3 4 4 खाने ऐसे बनाइए और 4 इधर से, 1 2, ये 4 खाने बनाइए। अब आप देखिए आपको क्या काम करना है, इसे यहां लिखिए आर आर वाई वाई। अब देखिए आप ऐसे लिखते जाइए, देखो रफ पेज पे ये काम करके देख लीजिए आप, वाई वाई। तो इस आर की क्रिया पहले इस वाई से, तो आर वाई, आर ये और ये बड़ा वाई, ठीक है। फिर इस आर को इस छोटे वाई से, आर छोटा वाई। तो इसकी क्रिया मैंने इसमें भी करा दी, इसमें भी। अब छोटे आर की वाई से, यानी कि छोटा आर बड़ा वाई, ये। और अब इसकी इससे, छोटा आर छोटा वाई, ठीक है। यही ऐसे इधर भी लिख लीजिए आप, आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसकी क्रिया इससे कराते चलिए। देखिए अब द्विसंकरण क्रॉस को समझिए, आर आर बड़ा वाई, ये भी बड़ा वाई है, बड़ा वाई। फिर इसकी इससे कराइए, दोनों आर बड़े, एक वाई बड़ा एक वाई छोटा, ठीक है। अब इसकी इससे कराइए, एक आर बड़ा एक आर छोटा, दोनों वाई बड़े। अब इसमें तो कराइए आर आर वाई वाई। अब इसके आ जाइए, यहां कराइए बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई। देखो ये छोटा वाई था ना, अब इसकी यहां से कराइए बड़ा आर बड़ा आर बड़ा आर और दोनों छोटे वाई, ठीक है। अब यहां कराइए बड़ा आर छोटा आर और बड़ा वाई छोटा वाई। अब यहां आ जाइए बड़ा आर
छोटा आर और दोनों छोटे वाई। ठीक है, अब यहां कराइए तीसरा, अब इसके आइए बड़ा आर छोटा आर और बड़ा वाई बड़ा वाई। यहां आ जाइए बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई। इधर जाइए दोनों आर छोटे और वाई दोनों बड़े। अब वहां आइए दोनों आर छोटे, एक वाई बड़ा एक वाई छोटा। ठीक है, अब यहां आइए बड़ा आर यहां से यहां बड़ा वाई बड़ा आर छोटा आर और बड़ा वाई छोटा वाई। यहां आइए बड़ा आर छोटा आर दोनों छोटे वाई। वहां आइए आर आर वाई वाई और यहां आर आर वाई वाई। अब आप इसमें देखिए जिसमें आर बड़ा है उसे तो आप लिखिए गोल, और जिसमें वाई बड़ा है इसे लिखिए पीला। तो ये गोल पीला बना, देखिए गोल पीला बना ये। और ये कैसा बना, ये भी गोल पीला, गोल पीला, ये भी गोल पीला क्योंकि बड़ा है ना, गोल पीला गोल पीला गोल। अच्छा ये वाई छोटे हैं दोनों, तो ये तो गोल हरा बना। ये कैसा बना, गोल हरा। ये गोल पीला गोल हरा, ये भी गोल हरा बना, गोल हरा। तो आप जिसमें वाई छोटा है तो उसे हरा लिखिए, दोनों वाई छोटे हैं तो। ठीक है ना, और जैसे कि ये दोनों आर भी छोटे दोनों वाई भी, तो ये हरा झुर्रीदार। तो ये आ जाएगा 9:3:3:1। 9 तो गोल पीले बनेंगे और 9 बनेंगे गोल हरे, वो 3 बनेंगे गोल हरे और 3 बनेंगे हरे हरा झुर्रीदार। जो लास्ट का एक बनेगा हरा झुर्रीदार। और ये देखो दोनों आर छोटे हैं ना, दोनों आर छोटे का मतलब हुआ हरा और पीला, हरा पीला। ठीक है, तो इस तरीके से 3 ये मेंडल के स्वतंत्र अपवाहन नियम का संलग्न रोग था। पहले ये समझिए, लिंग निर्धारण को समझिए, फिर आपको रोग भी समझाऊंगा, वेदांत रोग। ये मनुष्य के गुणसूत्र का एक ढांचा है, मनुष्य के गुणसूत्र का एक आरेख खींचा हुआ है। पहला गुणसूत्र, दूसरा गुणसूत्र, तीसरा, इस तरीके से टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी में जो फीमेल होती है उसमें जो 23वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होते हैं वे एक जैसे होते हैं, जिसे XX कहते हैं फीमेल में। लेकिन मेल में 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र X और Y बहुत छोटा होता है, इसे 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र को XY से प्रदर्शित करते हैं। और 22 के 22 जोड़े तो स्त्री में क्या होता है 22 और 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र XX, और पुरुष में कैसे प्रदर्शित करते हैं 22 जोड़ी प्लस XY। तो XY इन्हें कहते हैं 22 जोड़ी को ऑटोसोमल, और ये होता है लिंग गुणसूत्र। इनसे ही नर और मादा का निर्धारण होता है, यही प्रक्रिया लिंग निर्धारण कहलाती है। होता कैसे है आइए ये भी समझा दूं। ये XX फीमेल है, ये है XY मेल। जब इनके बीच संकरण कराया जाता है तो ये देखिए इस तरीके से आपको डायग्राम बना देना है। तो यहां लिख देना है, इस तरीके से आपको लिख देना है XX और यहां लिख देना है XY। तो देखिए जब इस X की क्रिया आप इस X से कराएंगे तो XX, इस X की क्रिया Y से कराएंगे XY, इस X के X से XX, इस X के Y से XY। तो देखिए 50% तो पुरुष होने के चांस है और 50% स्त्री होने के। ठीक है ना, तो ये लिंग निर्धारण 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र करता है। इस पे रुधिर वर्ग पे, इसमें से अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो रुधिर वर्ग का थोड़ा सा और रुधिर वर्ग समझ लीजिए। ये रुधिर वर्ग ये है, इसको समझ लीजिए बस रुधिर वर्ग को। ये रुधिर वर्ग है, कितने कितने तरह के रुधिर वर्ग होता है। देखिए रुधिर वर्ग A B O 4 तरह के रुधिर वर्ग होते हैं। प्रतिजन A में A प्रतिजन होता है, B में B प्रतिजन होता है, A B में दोनों प्रतिजन होते हैं, A B, और O में कोई प्रतिजन नहीं होता। इसलिए O सबको अपना ब्लड दे सकता है, इसे सर्वदाता कहते हैं, सर्वदाता। और A B सबसे खून ले सकता है, इसे सर्वग्राही कहते हैं, सर्वग्राही कहते हैं। तो लेकिन प्रतिरक्षी ए में एंटीबॉडी बी होता है, बी में एंटीबॉडी ए होता है, और ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होता, प्रतिरक्षी कोई नहीं होता, ये याद रखना।
और अगर ए व्यक्ति के चोट लग जाए तो ए व्यक्ति को ए का खून दिया जा सकता है और ओ का, और बी व्यक्ति के चोट लग जाए तो इसे बी का दिया जा सकता है और ओ का, और ए बी के लग जाए चोट, अगर ए बी के चोट लग जाए तो ए बी सबसे ले सकता है, ए का भी चढ़ाया जा सकता है, बी का भी, और ए बी का भी और ओ का भी। क्यों? क्योंकि ए बी के अंदर कोई भी प्रतिरक्षी नहीं होता, इसलिए ये चारों से सबसे खून ले सकता है। और ओ के अंदर कोई एंटीजन नहीं होता, इसके अंदर दोनों एंटीजन ए बी होते हैं, इसलिए ओ को सिर्फ ओ का ही चढ़ाया जा सकता है, इसलिए इसे ए बी को सर्वग्राही कहते हैं और ओ को सर्वदाता। अगर आपसे जुड़े रहने के लिए